सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, आज मैं आप सभी को जो EMI चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्र हैं उनके लिए मैं एक नया विषय लेके आया हूँ। जयशंकर प्रसाद को आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ और EMI चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए जयशंकर प्रसाद से हमेशा से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आखिरकार क्या है। तो जयशंकर प्रसाद आप जानते हैं हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में विख्यात रहे हैं। इनका जन्म माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को संवत 1946 ईस्वी में हुआ था। अर्थात यदि हम सन लेना चाहें तो संवत 1946 में 57 साल हम घटा देंगे। तो 57 साल घटाने पर हमें कितना मिल रहा है? सन 1879 ईस्वी। ठीक है छात्रों, तो ये जो सन है ये जयशंकर प्रसाद का जन्म समय है। सन में सन 1879 ईस्वी, और अगर संवत में हम लेना चाहें तो संवत सन 1946 ईस्वी माना जाता है। तो छात्रों आप ये ध्यान देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में ये विख्यात रहे थे और इनके जीवन परिचय को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ कई विद्वानों ने दी हैं। इनके बचपन का नाम झारखंडी था और इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार काशी में सुंघनी साहू के नाम से विख्यात था और इनके जन्म का मोहल्ला था काशी का गोवर्धन सराय मोहल्ला। ये जो हमारा वाराणसी जिला है, पहले इसका नाम काशी हुआ करता था और उसी काशी में गोवर्धन सराय मोहल्ले में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी था। ये एक कलाधर के रूप में विख्यात रहे थे। इसका कारण ये था क्योंकि ये जब 9 वर्ष की अवस्था में थे तभी इन्होंने एक बहुत ही चर्चित दोहा लिख दिया था, जिस कारण से कि ये कलाधर नाम से विख्यात होते गए। और वह दोहा यह था कि हारे सुरेश रमेश धनेश गणेशहु शेष न पावत पारे। अर्थात 9 वर्ष की अवस्था में, इतनी छोटी सी अवस्था में अलंकार का इतना बढ़िया उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था, जिस कारण से ये हिंदी साहित्य के एक चर्चित बाल लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध होते गए। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई। ठीक है, बनारस के क्वींस कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई थी। बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की और कक्षा 7 तक की ही शिक्षा ये पूरी कर सके। मात्र इनकी अवस्था जब केवल 12 वर्ष की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया, और जब ये 15 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया, और जब ये 17 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके चाचा जी का देहांत हो गया, जिसके कारण गृहस्थी का और वैश्य कुल में मिली अपार धन संपदा और जो इनका व्यापार था सुंघनी का, सुंघनी यानी जिसे हम सुरती कहते हैं, वो खैनी, इसका व्यापार इनका परिवार करता था। तो व्यापार का सारा बोझ, परिवार का सारा बोझ और सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आन पड़ी, जिसके कारण ये अत्यंत ही दुखी रहने लगे। किंतु अल्पायु में ही 18 वर्ष की अवस्था में इनका पहला विवाह हुआ। 2 वर्ष उपरांत इनकी पहली पत्नी का निधन हो गया। फिर इनका दूसरा विवाह हुआ
और दूसरी पत्नी भी बहुत दिनों तक साथ दे नहीं सकी और उस पत्नी का भी निधन हो गया। फिर इसके बाद इनका तीसरा विवाह हुआ 1926 ईस्वी में, और वह पत्नी भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रही, जिस कारण से कि ये अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी रचनाओं का प्रणयन कर डाला, चाहे आंसू हो, झरना हो, लहर हो। और जब तीसरे पत्नी की मृत्यु हो गई तब इन्होंने कामायनी लेखन शुरू किया, और जब कामायनी का 15 सर्ग समाप्त हो गया तब इन्हें क्षय रोग ने ग्रसित कर लिया, जिससे ये फिर पार न पा सके। और इसके बाद सन 1937 ईस्वी में साहित्य का यह सूर्य सदा के लिए इस संसार को छोड़कर चला गया, जिस कारण से हिंदी साहित्य के क्षेत्र की अपार क्षति हुई। लेकिन अल्पायु में ही 47-48 वर्ष की अवस्था जो इन्हें मिली थी, उसी अवस्था में ही इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी रचनाओं का लेखन कर दिया, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे कहानी का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अनुप्राणित किया है। इनके कृतित्व के संदर्भ में एक बात सबसे चर्चित रही है कि इन्होंने सन 1906 ईस्वी में अपनी पहली कविता लिखी थी। कृतित्व जब हम इनका देखते हैं तो 1906 में इनकी पहली कविता प्रकाश में आई थी, और उस कविता का नाम था सावन पंचक। सावन पंचक नाम से इंदु पत्रिका में इनकी पहली कविता छपी थी। तो आप ये गणना कर सकते हैं कि लगभग ये मात्र 15 से 16 वर्ष की अवस्था में ही कविता सावन पंचक जैसी लिख सकते हैं। इतनी बड़ी प्रतिभा के प्रसाद जी धनी थे। फिर इसके बाद इनकी छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। झरना नामक कृति इनकी छायावाद का घोषणा पत्र मानी जाती है। अब मैं इनकी रचनाओं की चर्चा आपसे करने वाला हूं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किया है। छात्रों, इनकी पहली रचना उर्वशी सन 1909 में प्रकाशित हुई थी। अब यह जो रचना 1909 में प्रकाशित हुई थी, इसमें वन मिलन में आप देखते हैं कि सन 1906 से लेकर 1909 के बीच, यानी इनकी प्रथम कविता सावन पंचक से लेकर अंतिम और 1909 तक जितनी भी इनकी कविताएं छपी थी, वह 1909 ईस्वी में उर्वशी नामक कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। और इन कविताओं की विशेषता यह थी कि इनमें प्राचीन सुंदरियों को लेकर सुंदरता की जो प्रगाढ़ता होती है, उस विषय को लेकर रचनाएं लिखी गई हैं। फिर इसके बाद इनकी दूसरी रचना वन मिलन है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। आप देख रहे हैं तो 1909 में वन मिलन जो रचना प्रकाशित हुई, इसमें भगवान श्री राम के और भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं तो वहाँ माता अनुसुईया और गुरु से मिलने की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। और उसी कविता में, इसी कविता संग्रह में भरत और राम के मिलन की कथा का भी वर्णन है। इसके बाद अगला कविता संग्रह इनका प्रेम राज्य सन 1909 ही ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रसाद जी ने राजाओं की राजनीति, यानी तत्कालीन समय में अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों की जो नीति थी, उस नीति के विरोध में इन्होंने प्रेम परक नीतियों का समर्थन करते हुए इस कविता संग्रह की रचना की और जनता में जन जागृति लाने का कार्य किया।
फिर इसके बाद इनका अगला कविता संग्रह है अयोध्या का उद्धार। अयोध्या का उद्धार जो कविता संग्रह है, यह इसमें क्योंकि तत्कालीन समय में वहाँ पर बाबरी मस्जिद उपस्थित थी, तो उस समय और अयोध्या की अत्यंत दीनहीन दशा हो चुकी थी, जिसे सुनकर और प्रसाद जी वहाँ जब गए तो उस पीड़ा का उन्होंने अनुभव किया कि जिस भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या जैसी नगरी में हुआ और वह अयोध्या इस तरह से धर्म और संप्रदाय में बटी हुई है, अतः यहाँ व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो उस सुधार को विषय बनाकर उन्होंने अयोध्या का उद्धार नामक कविता संग्रह सन 1910 ईस्वी में लिखा। फिर इसके बाद इनका अगला कविता संग्रह शोकोच्छ्वास सन 1910 में प्रकाशित हुआ। शोकोच्छ्वास कविता में तत्कालीन समय की स्थिति परिस्थिति का व्यंग्यात्मक रूप में चित्रण प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद इनका अगला कविता संग्रह बभ्रु वाहन प्रकाशित हुआ। यह 1913 में प्रकाशित हुआ और इस कविता संग्रह की यह विशेषता थी कि इसमें जंगलों की स्थिति का मानवीकरण किया गया, अर्थात मानव के रूप में जंगलों को देखा गया। जैसे ये था कि मानव चलते फिरते हैं, उसी तरह से हवाएं जब चलती हैं तो जंगल भी चलते फिरते हैं। जिस तरह से मानव की अगर उंगली कट जाए या कहीं भी थोड़ा सा भी कट जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, उसी तरह से जंगलों की पीड़ा का वर्णन इस कविता संग्रह में प्रसाद जी ने किया है। फिर इसके बाद अगला कविता संग्रह सन 1913 में इनका प्रकाशित हुआ, जिसका नाम प्रेम पथिक था। यह हिंदी काव्य संसार में नूतन संदेश को लेकर आने वाला कविता संग्रह था। इस कविता संग्रह में हम यह पाते हैं कि इसमें रूपजन्य मोह से ऊपर उठने की चेष्टा कवि ने व्यक्त की है कि रूपजन्य अर्थात जो इंद्रिय जनित सुंदरता होती है, इंद्रिय जनित सुंदरता बहुत श्रेष्ठ सुंदरता नहीं होती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति जो होता है इंद्रिय जनित सुंदरता को देखकर कामनाओं की ओर भागता है, जबकि यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? यथार्थ वह है जो व्यक्ति वैचारिक सुंदरता देखे। इस कविता में 3 उद्देश्यों को लेकर प्रसाद जी आगे बढ़े हैं। पहला उन्होंने सुंदरता का भाग बताया है कि इंद्रिय जनित सुंदरता, और दूसरा वैचारिक सुंदरता, वैचारिक सुंदरता, और तीसरा शैक्षिक सुंदरता। ये 3 तरह की सुंदरता में उन्होंने वैचारिक सुंदरता को इस कविता में श्रेष्ठता प्रदान की है। इंद्रिय जनित सुंदरता उन्होंने ये बताया कि जो हमारे नेत्रों को अच्छा लगे और मुंह को स्वाद लेने में अच्छा लगे, नाक से सूंघने में अच्छा लगे, कान से सुनने में अच्छा लगे या छूने पर जो अच्छा लगे, वह निश्चित नहीं है कि श्रेष्ठ होगा। प्रसाद जी ने श्रेष्ठता किसमें बताई कि विचारों में जिनके सुंदरता हो, जो अच्छा बोलते हों, जो अच्छा व्यवहार करते हों, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हों, वह सुंदरता श्रेष्ठ सुंदरता है। शैक्षिक सुंदरता कैसी होती है? शैक्षिक सुंदरता ऐसी होती है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति होता है, वह प्रत्येक कार्य को एक निश्चित दृष्टिकोण के अंतर्गत लेके चलता है। इन तीनों सुंदरता में इन्होंने वैचारिक सुंदरता को श्रेष्ठ बताकर प्रेम पथिक नामक काव्य संग्रह की रचना की है। देखिए छात्रों, इनका अगला कविता संग्रह महाराणा का महत्व है। यह ऐतिहासिक एक खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं। इसमें महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की कथा में महाराणा प्रताप के जीवन के महत्व का विस्तार से वर्णन यहाँ कवि ने किया है। प्रसाद जी बताते हैं कि महाराणा प्रताप
एक तरह के सैनिक हैं जो एक बार महाराणा प्रताप के जो सैनिक हैं वो अब्दुल रहीम खाने खाना, जो आप रहीम के नाम से हिंदी में पढ़े हुए हैं कि भक्तिकालीन एक कवि हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। तो बंदी बनाने के बाद जब राणा प्रताप के सैनिक उनको लेके आते हैं खाने खाना को, किंतु महाराणा प्रताप जी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उन कवि को भेज देते हैं, रहीम जी को भेज देते हैं। इस कथानक के माध्यम से यहाँ पर प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति की महिमा का वर्णन किया है कि किस तरह से एक राजा जब किसी कवि, लेखक या विचारक या दूत को पकड़ लेता है तो उसे दंडित नहीं करता, उसे आदर और ससम्मान के साथ राजा को वापस लौटा देता है। इस बात का चित्रण इस खंड काव्य में प्रसाद जी ने किया है। फिर इसके बाद अगला कविता संग्रह इनका चित्रधार है। देखिए छात्रों, जो चित्रधार कविता संग्रह है इसका प्रकाशन काल अब निश्चित नहीं है कि यह कब प्रकाशित हुआ था, किंतु 1906 से 1909 ईस्वी के बीच जितनी भी कविताएं छपी थी इंदु पत्रिका में, उन कविताओं को एकीकृत करके चित्रधार में संकलित कर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रसाद जी की प्रथम पुस्तककार रचना कौन सी है, तो वो चित्रधार रचना मानी जाती है। फिर अगली रचना इनकी 1918 में छपी थी। यह छायावादी प्रवृत्ति को लेकर पहली रचना झरना मानी जाती है। झरना में आप ये पाएंगे कि प्राचीन जो भी काव्य के प्रतिमान थे, रस छंद अलंकारों के प्रतिमान थे या उपमाओं का जो प्रयोग था, तो झरना में नवीन उपमाएं प्रकाश में आई हैं। अतः इसे छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात घोषणा पत्र भी माना जाता है। झरना कृति ही प्रसाद जी का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है कि यहीं से उनके काव्य में विशेषता आनी शुरू हो गई थी। अर्थात ऐसी प्रवृत्ति उन्होंने इस युग में थोप दी कि जिसका अनुकरण करके द्विवेदी युग की शिथिलता से कविता बाहर आई और कविता फिर से चर्चित होने लगी। तो झरना जो है, झरना कृति इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो ये देखिए छात्रों, ये पूछा जाए कि छायावाद का मैनिफेस्टो कौन है, तो छायावाद का मैनिफेस्टो झरना है। मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र। तो क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैं आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ। और ये भी आपसे पूछा जाए कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी कृति है, तो झरना को प्रथम छायावादी प्रयोगशाला कहा जाता है। अब अगर ये पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व में टर्निंग पॉइंट अर्थात प्रसाद की रचनाओं का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो छायावादी कृति झरना। टर्निंग पॉइंट प्रसाद जी के कविताओं का टर्निंग पॉइंट झरना नामक कृति मानी जाती है। तो तीन विशेषताओं से युक्त झरना कृति है। झरना में इनकी जब पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो ये अत्यंत दुखी हुए, तो इन्होंने एक व्यापक काव्य की रचना की जो झरना नाम से संकलित हुई, जिसमें उन्होंने पहली पत्नी की मृत्यु पर अपनी विरह व्यथा का गान किया है। फिर इसके बाद इनका दूसरा विवाह हुआ और इन्होंने दूसरे लगभग 3 से 4 वर्षों बाद 1924 ईस्वी में दूसरी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अब उस दुख को व्यक्त करते हुए वे आंसू नामक कृति 1925 ईस्वी में लिखते हैं।
और इस कृति में मानव जीवन के प्रकर्ष का उल्लेख प्रसाद जी ने किया है। यह अत्यंत ही सुंदर विरह काव्य है। इसके विषय में, इस कृति के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। इसमें अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता तथा प्रेम विभूति का व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब फिर इसके बाद इनकी अगली कृति लहर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लहर में इन्होंने इस बात को बताया है कि मैंने कितना भी प्रयास किया, और क्योंकि ये संभ्रांत वैश्य कुल में पैदा हुए थे और जब 1918 में सारी परिवार की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आन पड़ी थी, पहली पत्नी का भी निधन हो गया था, तो उस समय निधन होने के बाद इन्होंने झरना नामक कृति लिखी, दूसरा विवाह हुआ आंसू नामक कृति लिखी। लेकिन लहर तब लिखा जब इनके पास याचक बहुत सारे आते थे। लेखक और कवि, हिंदी की स्थिति बहुत सामान्य नहीं थी, हिंदी कवियों का उतना अधिक, हिंदी कवियों की मांग भी नहीं थी, तो जो भी हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित होता था वह प्रसाद जी के पास आता था। तो प्रसाद जी अपनी धन संपदा इत्यादि देकर उस कवि को संतुष्ट करते थे और हिंदी में रचना करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन सन 1933 ईस्वी में एक तरफ तो दूसरी पत्नी का देहांत हो गया और दूसरी तरफ इनके पास जो धन संपदा थी वो भी नहीं बची, और तीसरी स्थिति यह हुई कि इन्हें क्षय रोग ने ग्रसित कर लिया। तो क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण ये अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे, जिसका कारण ये था कि इनके पास पैसा, धन संपदा नहीं थी, और जो भी हिंदी के याचक आते थे उन्हें वे खाली हाथ इनके पास से लौटना पड़ता था। उसका कारण ये था कि इनके पास धन संपदा थी नहीं और ये उसमें असमर्थ थे, और दूसरी तरफ बीमारी से ये पीड़ित थे। तो उस आर्थिक तंगी के समय में इन्होंने लहर नामक कृति की सन 1933 ईस्वी में रचना की। जो यह कृति एक तरह से आप कह सकते हैं कि सौंदर्यमयी चेतना की व्यापक अनुभूति इस कृति में देखने को मिल जाती है। इसमें इन्होंने जागरण, मानव जन जागृति की पुकार को अलंकृत किया है, और इसके बाद प्राचीन जो काव्य सिद्धांत थे, ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और इनकी भाषा शैली, इन सभी का व्यापक और विशद चित्रण इनके इस कृति में उपस्थित हुआ है। इनकी अंतिम और महत्वपूर्ण कृति कामायनी है। कामायनी के 15 सर्ग हैं और इनमें मानव जीवन की 15 वृत्तियों को लेकर कामायनी की रचना की गई है। देखिए छात्रों, जो कामायनी 1935 में लिखी गई कृति है, इसके 15 सर्ग हैं। कामायनी नामक कृति आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित की गई है प्रसाद जी की। तो कामायनी कृति को आपको व्यापक ढंग से पढ़ना है। अब मानव की जो 15 प्रवृत्तियां होती हैं वो इस कृति में व्यापक रूप से चित्रित मिल जाएंगी आपको। इसमें देखिए, जो कामायनी का पहला सर्ग है वो चिंता है। अब कैसे इसके 15 सर्गों का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रसाद जी ने किया है, मैं अब वो आपको बताऊंगा। जैसे हम ये कामायनी जो कृति लिखी गई है वह मानव के प्रारंभिक युग की गाथा को लेकर लिखी गई है कि पूरा संसार नष्ट विनष्ट हो चुका था और पूरे संसार में केवल 2 लोग ही बचे थे, एक मनु नाम के देवता और एक श्रद्धा नाम की युवती, सुंदरी आप कह सकते हैं, मनु नाम के साधक ऋषि ये आप कह सकते हैं। तो जब पूरा संसार विनष्ट हो रहा हो और किसी ने अपने आँख से उस संसार की समस्त बुराइयों का दर्शन
किया हो, तो उसका मन इस संसार की वृत्तियों से कितना अधिक क्षुब्ध होगा, इस बात की कल्पना केवल हम और आप कर सकते हैं कि हमारे और आपके अलावा कोई यह नहीं समझ सकता कि कैसे मानवतावाद की विनष्टता हुई थी। मानवतावाद उत्श्रृंखल हो चुका था, मानववाद एकदम समाप्त हो चुका था। मनु की कथा मैं आपसे बताना चाहूँगा कामायनी की चर्चा करने से पूर्व कि मनु एक साधक थे जिन्होंने कि वैराग्य ग्रहण कर लिया था, और जब उन्होंने वैराग्य ग्रहण किया और वे हिमालय पर्वत पर चले गए, तो इस संसार में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया। उसका कारण यह था कि जो मनु अपनी इस कामायनी कृति में बताते हैं कि यह जो संसार था अनर्गल कृत्य करने लगा था, एक मानव दूसरे मानव को ही नष्ट करने में लगा हुआ था। लोग एक दूसरे से अनायास ही लड़ाई झगड़े कर लेते थे, जिस कारण से कि ये इस संसार की यह दशा हुई। यह मनु अपने मन में मनु कामायनी कृति में यह सोचते हैं। तो उस आधार पर हम देखें तो जब पूरा संसार नष्ट हो गया तो मनु ने उस दृश्य को देखा था कि जो मानव लड़ रहा था और एक दूसरे से झगड़ रहा था, आज वह अपनी जान बचाने के लिए त्राहिमाम कर रहा है, किंतु उसकी जान नहीं बच रही है। उसका कारण क्या है कि प्रकृति का दोहन, वृक्ष इत्यादि काट काट करके उसे अपनी जमीन बना लेना। तो वो जो प्रवृत्ति उन्होंने देखी थी, इस कारण से उन्होंने वैराग्य धारण करके हिमालय पर्वत को अपना प्रमुख केंद्र बना लिया था और वहीं रह रहे थे। प्रलय आई तो एक राजा की पुत्री थी श्रद्धा, जो हिमालय पर्वत का दर्शन करने के उद्देश्य से और तरह तरह के फूलों को देखने के लिए उस हिमालय पर्वत पर पहुंची, जहां उसके पीछे न मंत्री थे न कोई अन्य था। तभी अचानक प्रलय आई और पूरा संसार विनष्ट हो गया। तो वह जो श्रद्धा नाम की युवती थी, राजा की पुत्री थी, अब उसके पास और कोई साधन नहीं बचा था कि वह अपने राज्य में पुनः वापस जा सके, क्योंकि वह जानती थी कि पूरा संसार नष्ट हो चुका है। तब तक वह हिमालय पर्वत का दर्शन करते करते एक स्थान पर पहुंचती है और देखती है कि वहां थोड़ी सी आग जलाई हुई है। आग जले होने पर उसके मन में यह भावना जागृत होती है, एक आशा आती है कि कोई न कोई जीवित है। अब उसी वृत्ति को लेकर कि मनु चिंतित थे और श्रद्धा भी चिंतित थी कि पूरा संसार विनष्ट हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन जब चिंतित होती है तो जैसे ही उसे जली हुई थोड़ी सी आग दिखाई देती है तो उसके मन में आशा जागृत होती है कि आग का जलना यह सिद्ध करता है कि अभी भी इस संसार में कोई न कोई बचा हुआ है। तो इस आशा के साथ वह अब उस मनुष्य को चारों तरफ खोजने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तब तक मनु जो ध्यान मुद्रा में थे, ध्यान मुद्रा जैसे ही ध्यान उन्होंने लगाया था, तो ध्यान लगाने के बाद जब वो जागृत होते हैं तो बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर से कोई एक युवती आती हुई दिखाई देती है। युवती को देखकर उनके मन में श्रद्धा, वह जो युवती है वह श्रद्धा है, उसे देखकर इनके मन में श्रद्धा जागृत होती है। जब दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, अर्थात श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है और मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हैं, तो दोनों के मन में आपसी प्रेम जागृत होता है और प्रेम काम का रूप ले लेता है। और जब काम क्रीड़ा बहुत अधिक हो जाती है तो वह वासना का रूप ले लेती है और दोनों इस संसार की असारता को भूल जाते हैं कि उनका जन्म भगवान ने किस लिए किया है। तो वे लज्जित होते हैं एक दूसरे को। वासना की
परम सीमा पर जब पहुंच जाते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर लज्जित होते हैं। लज्जित होने के बाद अब वे कार्य करने के लिए उद्धत होते हैं, क्योंकि अब क्या है कि कार्य करेंगे नहीं तो भोजन कहाँ से प्राप्त होगा। तो कार्य करने की ओर आगे बढ़ते हैं, अपना कर्म करते हैं। कर्म करते करते मनु जब ज़्यादा कार्य कर लेते हैं तो श्रद्धा से ईर्ष्या करने लगते हैं, और श्रद्धा जब अपना कार्य ज़्यादा करती है तो वो मनु से ईर्ष्या कर लेती है। ये मानव की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कार्य जो ज़्यादा करता है वह दूसरे को देखकर ईर्ष्या करने लगता है। तो ईर्ष्या जागृत होती है दोनों के मन में। उस भावना को लेकर कामायनी के 8वें सर्ग की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की। अब ईर्ष्या के बाद जब दोनों ईर्ष्या एक दूसरे से करने लगते हैं, फिर बाद में इनके मन में बुद्धि जागृत होती है कि अब इस संसार में हम दोनों के अलावा तो है नहीं कोई, तो हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। तो बुद्धि का विकास होता है, अर्थात बुद्धि जागृत होती है। जैसे हमारे मन की प्रवृत्ति है कि यदि कोई हमसे ज़्यादा कार्य कर रहा हो तो हमें ईर्ष्या जागृत होती है, किंतु हम जब मेहनत करते हैं और हम उसके बराबर कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं तो हमारे मन में बुद्धि का विकास होने लगता है, बुद्धि जागृत हो जाती है। तो जब बुद्धि विकसित होती है तो हम आपसी ईर्ष्या को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और आराम करने की सोचते हैं। तो जब हम आराम करते हैं और जब हम सोते हैं तो बड़े बड़े स्वप्नों को देखते हैं कि हमने दुनिया को जीतने का प्रयास कर लिया है, या हम दुनिया को जीत सकते हैं यदि हम अपना सभी कार्य, अपने कर्म सही रूप से, सही ढंग से करें। तब हम स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्नों को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके दिन रात एक कर देते हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब संघर्ष कर रहे होते हैं हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब लक्ष्य हमें दूर दिखाई देने लगता है तो उस समय हम अत्यंत ही शांत हो जाते हैं। हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता कि हम संघर्ष बहुत ही तीव्र गति से कर रहे हैं, व्यापक संघर्ष कर रहे हैं, किंतु हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा निराश होते हैं, तो उस अवस्था को, निराश होकर शांत बैठते हैं एकांत में, उस अवस्था को निर्वेद कहा जाता है। तो वो निर्वेद की प्रवृत्ति कामायनी कृति के 12वें सर्ग में आई है। फिर अगला स्टेप मानव का क्या होता है, जब संघर्ष करके लक्ष्य दूर दिखाई दे रहा होता है और वह शांत होता है, तब वह दार्शनिकों की बात समझता है, दार्शनिकों की बात और विचारों को समझना चाहता है कि जैसे संघर्ष ही सफलता का दूसरा नाम है। इस तरह के विचार हमारे मन में जागृत होने लगते हैं और हम सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वालों की बातें पढ़ते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के विचार हो गए, दयानंद सरस्वती के विचार हो गए, आचार्य चाणक्य के विचार हो गए कि लगातार मेहनत करने का नाम ही सफलता है। इस तरह की दार्शनिक विचारधारा का अनुपालन हम करने लगते हैं। दार्शनिक विचारधारा का जब अनुपालन करते हैं तो हमें रहस्य दिखाई देता है कि हम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तब हमारा मन एक अत्यंत ही अलौकिक शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ता जाता है, और जो अलौकिक शक्ति होती है उसे रहस्य कहा जाता है। फिर जब उस रहस्य से हम आगे निकल जाते हैं और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो वह अवस्था आनंद की अवस्था कही जाती है, प्रसन्नता की अवस्था कही जाती है। तो कामायनी कृति के 15 सर्गों में इस अवस्था की चर्चा की गई है। इस अवस्था के बारे में कामायनी के 15 सर्गों में विस्तार से प्रसाद जी ने बताया है। इसके बाद छात्रों, प्रसाद जी ने 13 नाटकों की रचना की है। तो प्रसाद जी के नाटकों की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। इन्होंने पहला नाटक सज्जन नाम से 1910 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। सज्जन नाटक का कथानक जो है
इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है और इसमें जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर की कथा को लेकर बातें बताई गई हैं। एक तरह से जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में विख्यात रहे हैं। उन्होंने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तथा दर्शन से प्रेरित होकर अपने नाटकों की रचना की है और अपने नाटकों का विषय प्राचीन इतिहास के प्रमुख राजाओं या पौराणिक कथानकों को लेकर बातें बताई हैं। इनका अगला नाटक कल्याणी परिणय है जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त, इसमें भारत के सबसे प्रमुख जो कुलीन राजा से छोड़कर अन्य जो राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है कि जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर का जो सबसे महान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर आता है चंद्रगुप्त के पास और संधि करता है और उस संधि का चित्रण कल्याणी परिणय नाटक में 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है करुणालय जो 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। इसमें राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के स्वप्न की कथा का वर्णन। करुणालय जो नाटक है इनका, इस नाटक में हम राजा हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के स्वप्न, विश्वामित्र में राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में विश्वामित्र मुनि आते हैं और वे हरिश्चंद्र से स्वप्न में ही उनका सारा राज्य मांग लेते हैं। इस कथा को लेकर इसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन प्रसाद जी ने किया है। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है प्रायश्चित। प्रायश्चित नाटक में हम देखते हैं कि सन लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास पृथ्वीराज चौहान एक राजा हुए थे जो भारत के अंतिम चक्रवर्ती हिंदू सम्राट के रूप में विख्यात रहे थे। इनके धुर विरोधी एक जयचंद था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए एक विदेशी शासक की सहायता ली, मोहम्मद गोरी की सहायता ली और उस कुचक्र के कारण जयचंद भी मारा गया और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो उस कथा का वर्णन प्रायश्चित नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अगला जो इनका नाटक है वह, उस नाटक का नाम है राजश्री। राजश्री नाटक में हर्षचरित अर्थात 7वीं शताब्दी के आसपास श्री हर्ष एक राजा हुए थे। तो उस श्री हर्ष के आधार पर जब उस समय फैनसांग भारत में आया था, एक विदेशी यात्री भारत में आया था, तो उस यात्री द्वारा किए गए वर्णन को लेकर इस नाटक की रचना राजश्री में की गई थी कि भारत की संपन्नता कैसी थी और भारत का वैभव कैसा था। उसका चित्रण यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रसाद जी के राजश्री नाटक को पढ़ें। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक विशाख सन 1921 में प्रकाशित हुआ। इसमें इसका जो कथानक है यह संस्कृत के एक बहुत ही चर्चित नाटककार हैं कल्हड़ की कृति राज तरंगिणी है। तो राज तरंगिणी कृति के आधार पर इस विशाख नाटक की रचना की गई है। अगला इनका नाटक है अजातशत्रु जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मगध, कौशल और कौशाम्बी के राजाओं के वैभव, उनके द्वारा बताई गई बातों और उनकी विचारशीलता और उनकी सैनिक सुंदरता का विस्तार से वर्णन किया गया है। मगध
कौशल और कौशाम्बी। ठीक है, मगध यानी बिहार आप समझ सकते हैं, कौशल यानी आप अयोध्या समझ सकते हैं, कौशाम्बी यानी कौशाम्बी जो हम जनपद देखते हैं, कौशाम्बी जनपद का विस्तार से वर्णन प्राचीन राजाओं को लेकर विशाख नाटक में प्रस्तुत हुआ है। अजात शत्रु अगला नाटक है, अजात शत्रु। इसमें देखिए 3 राज परिवारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। इसमें महाराजा जन्मेजय यज्ञ करते हैं और समस्त नागों की आहुति देते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि राजा परीक्षित को श्राप दिया गया था कि आपकी मृत्यु 9 दिन में हो जाएगी, तो वो सर्पों से बचने के लिए समुद्र में घर बना लेते हैं, किंतु वहाँ पर सर्पों का जो राजा है उस स्थान पर राजा परीक्षित के पास पहुँचता है और राजा परीक्षित को डस लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे जन्मेजय अत्यंत दुखी होते हैं और नागों का अंत करने के लिए वे एक यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके उन्होंने समस्त नागों को नष्ट कर दिया, किंतु एक कालिया नाम का नाग था, वो कैसे बचा, इसकी कथा इस प्रकार है कि जब सर्पों को पकड़ पकड़ करके यज्ञ में डाला जा रहा था, उसी समय एक नागिन को फेंका गया जहाँ से कि एक सर्प बच गया, अर्थात नागिन को फेंका गया और फेंकते समय उसे प्रसव हो गया और वहाँ नाग का बच्चा जमीन पर गिर गया और वह नागिन जो थी वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। तो कालिया नाग यमुना नदी में जाकर छिप गया, जिस कारण से वह बचा रहा। इस कथा का वर्णन इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अगला जो उनका नाटक है वह कामना नाटक है, जो 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा गया है। इसमें उपनिषदों की विशेषता बतलाई गई। कामना नाटक में उपनिषद की व्याख्या की गई है। फिर इसके बाद स्कंद गुप्त अगला नाटक है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुमार गुप्त, भारत का जो शासक है कुमार गुप्त, उसकी विलासी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें वह किस तरह की भोगी और विलासी प्रवृत्ति अपनाकर भारत की स्वतंत्रता और अखंडता में बाधा पहुंचाता है। अगला नाटक है चंद्र एक घूंट। देखिए, इसे एकांकी भी माना जाता है। इस कारण से अगर यह एकांकी में भी मिल जाए छात्रों तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अत्यंत छोटा नाटक होता है जिसमें 1 अंक होते हैं उसे एकांकी कहते हैं, किंतु वह नाटक का ही लघु संस्करण होता है। एक घूंट यह सन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। फिर इसके बाद अगला जो नाटक है वह चंद्रगुप्त है। इसमें इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी है। इसमें अलेक्जेंडर सिकंदर के भारत पर आक्रमण की कथा का वर्णन प्रसाद जी ने किया है कि किस तरह से अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण के पश्चात नंद वंश का किस तरह से नाश चंद्रगुप्त करते हैं और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर किस तरह से संधि चंद्रगुप्त के साथ करता है और चंद्रगुप्त की विशेषता का विस्तार से वर्णन इस नाटक में किया गया है। इनका अंतिम और सबसे विशिष्ट जो नाटक है उसका नाम ध्रुव स्वामिनी है। यह नाटक भी अन्य नाटकों की भांति ऐतिहासिक नाटक है। इसमें विशाख के इसकी जो कथा है, एक संस्कृत के नाटककार हुए हैं विशाख, उनका एक नाटक है देवी चंद्र गुप्तम। उस कथानक को लेकर ध्रुव स्वामिनी नामक अबला के विवाह से लेकर अंत में इसके पराभव तक का वर्णन किया गया है। इसमें भी ऐतिहासिक इस कहानी को कि चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त और ध्रुव स्वामिनी
की कथा को लेकर बात बताई गई है कि स्कंदगुप्त कैसे षड्यंत्र रच करके ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम कर रही होती है, किंतु ध्रुव स्वामिनी एक कुचक्र का शिकार हो जाती है और चंद्रगुप्त का भाई जो स्कंदगुप्त है वह ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। और विवाह के उपरांत स्कंदगुप्त क्योंकि राजा है उस राज्य का, तो स्कंदगुप्त का एक विपक्षी राजा से युद्ध होता है। तो युद्ध होने की आशंका जगती है, लेकिन उससे पहले विपक्षी जो शत्रु राजा है वह स्कंदगुप्त के पास संदेश भेजता है कि यदि ध्रुव स्वामिनी को तुम इज्जत सहित मेरे पास दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। यह सुनकर स्कंदगुप्त उछल पड़ता है और ध्रुव स्वामिनी को वहाँ सौंपना चाहता है और सौंपने के लिए संधि भी कर लेता है, किंतु वहाँ पर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी बनकर जाता है और उस राजा को मार कर आता है और मार कर आने के बाद ध्रुव स्वामिनी की भी रक्षा करता है और अंत में एक जो सैनिक है वह चंद्रगुप्त के भाई स्कंदगुप्त की रक्षा कर देता है और चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाता है। इस कथा का वर्णन ध्रुव स्वामिनी नाटक में किया गया है। अर्थात जो जयशंकर प्रसाद जी थे इन्होंने भारत के ऐतिहासिक विषयों को लेकर अपने कथानकों का निर्माण किया है और इसके बाद इनकी कुछ कहानियां भी हैं जो इस प्रकार हैं। आपका कई मिनट का रहा सर जी? कई मिनट का रहा? बस अब 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा आप टाइम न ले भाई। उनका पूरा हो गया हो सर जी? 12 पढ़ावत हुई हूँ जाने जाए के देख 12, 26, 28, 31, 36। नहीं 1 घंटा नहीं, अब से बस यह जो लिखा था 3 मिनट का और 3 मिनट ठीक बा। 1 घंटा ना हो यार, 3 मिनट हो बस चलाई दे, बस यही बताई दे खत्म हो जाए। देखिए छात्रों, इनके 5 कहानी संग्रह थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इस तरह से इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और इन कहानी संग्रहों में जो इनकी चर्चित कहानियां हैं वो पत्थर की पुकार, खंडहर की आत्माएं, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घुइसु, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। इस तरह से इनकी कहानियां, इतनी कहानियां जो सबसे चर्चित रही हैं वे इस प्रकार हैं। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आपसे अगली बात की चर्चा करेंगे और अगले विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।